हाय दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंस फैमिली। आज के हमारे एसएम बुलेटिन यानी कि स्टॉक मार्केट बुलेटिन एपिसोड 16 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में इंडेक्स और स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि इंडेक्स में जो फॉल आया वो किस वजह से आ रहा है, इंडेक्स आने वाले टाइम में कैसे परफॉर्म कर सकता है। लास्ट वीडियो में हमने बात की हुई थी कि ये 17,000 निफ्टी आ सकती है, लेकिन थोड़ा सा निफ्टी जल्दी आ चुका है। तो इसकी आगे की मूवमेंट कैसी हो सकती है, प्राइस वाइज करेक्शन या टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एंटर कर सकता है। लास्ट वीडियो में हमने बात की हुई थी कि इंडेक्स पूरी तरह से टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एंटर कर सकता है, लेकिन अभी ऐसे कौन से चांसेस दिखाई दे रहे हैं चार्ट के ऊपर कि ये टाइम वाइज करेक्शन के साथ प्राइस वाइज करेक्शन में एंटर करने के चांसेस भी है, उसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। ये हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है निफ्टी के लिए। इसी हफ्ते में ये डिसाइड हो जाएगा कि निफ्टी आने वाले टाइम में प्राइस वाइज करेक्शन या टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एंटर हो सकता है। तो इस हफ्ते को नज़र रखना है और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम इंडेक्स और स्टॉक दोनों को कंबाइन डिस्कस करेंगे कि कंबाइन मूवमेंट कैसी आ सकती है। स्टॉक के अंदर जैसी मूवमेंट आती है इंडेक्स भी वैसे परफॉर्म करता है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे अपील करता हूँ कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आएगा इसे पूरा देखने के बाद लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो मैं सबसे पहले बुल मार्केट का फैक्ट बता देता हूँ कि अगर बुल मार्केट को ज़िंदा रहना है, इसका मतलब बुल मार्केट को चलता रहना है, प्राइस ऊपर जाना है, तो उसके लिए बियर का होना सबसे ज़रूरी है। बियर को भी थोड़े पैसे देने ज़रूरी है, तभी बुल मार्केट ज़िंदा रह पाएगी। और जिस दिन बुल मार्केट का ख़त्म होने वाला है, यानी कि जब टॉप लगने वाला है बड़ा वाला टॉप, यानी कि आप बोल सकते हो 2008 से पहले वाला जो टॉप लगा था, उसमें वैसे जो टॉप लगता है उसके पहले बियर को मारा जाता है, क्योंकि उस टाइम बियर की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। तो इस पे आप नज़र रखिएगा कि जो फॉल हो रहा है ये फॉल नेसेसरी था। अगर ये फॉल ना होता तो 2022 में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती थी बुल को ऊपर जाने के लिए, क्योंकि बुल मार्केट को ज़िंदा इसलिए रखा जाता है क्योंकि बियर की उसकी ज़रूरत है। जब बियर ख़त्म हो जाएगा तब बुल मार्केट भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर हम साइकोलॉजी की भी डिस्कशन करेंगे कि साइकोलॉजी क्या बता रही है कि क्यों ये प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंटर नहीं कर सकता, और क्यों निफ्टी टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एंटर कर सकती है। तो सबसे पहले निकाई का चार्ट देख लेते हैं। निकाई के चार्ट हमने पहले डिस्कस किया था पहले वाली वीडियोस के अंदर कि जो एशियन मार्केट्स है, इंडिया के इंक्लूडिंग, वो एशियन मार्केट्स टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एंटर कर सकते हैं, और जो यूरोपियन और यूएस मार्केट है वो प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंटर कर सकते हैं। कोई ये निकाई का चार्ट है, मार्च से लेकर अभी तक ये करेक्शन कर रहा था। बीच में इसने ऊपर निकलने की भी ट्राई की थी, लेकिन ये फिर से नीचे आ चुका है। बाद में फिर से कंसोलिडेट कर सकता है 50 EMA और 200 EMA के बीच में। तो इस पे आप नज़र रखें कैसी मूवमेंट आती है। एक बार साउथ कोरिया का चार्ट देख लेते हैं। ये भी पूरी तरह से टाइम वाइज करेक्शन है, और ये भी अपने टाइम वाइज करेक्शन को पूरा कर रहा है। तो यूरोपियन मार्केट्स के अलावा एशियन मार्केट्स में टाइम वाइज करेक्शन हो सकती है, और अभी में चांसेस भी दिखाई दे रहा है जापान और साउथ कोरिया से, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया और चाइना में भी टाइम वाइज करेक्शन हो रही है। तो काफ़ी हद तक चांसेस है कि एशियन मार्केट्स के अंदर इंक्लूडिंग निफ्टी टाइम वाइज करेक्शन हो सकती है। तो एक बार यूरोपियन चार्ट देख लेते हैं। यूरोप के अंदर सबसे पहले हम डैक्स का चार्ट देखेंगे, जो कि जर्मनी का इंडेक्स है। डैक्स की हमने पहले बात की हुई थी कि ये प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंटर कर सकता है, और अभी ये 200 EMA पर आ चुका है। यहाँ से इसको एक बाउंस लेना चाहिए, थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहिए 50 EMA और 200 EMA के बीच में, तब ये करेक्शन ख़त्म हो सकती है। और यूरोप में अंदर जर्मनी के अंदर पूरी तरह से लॉकडाउन लग चुका है, तो ये काफ़ी नेगेटिव चीज़ है। हम लोग अपने चार्ट पे पहले से ही बात कर रहे थे कि यूरोपियन मार्केट्स के अंदर प्राइस वाइज करेक्शन आ सकती है। अब उसका रीज़न क्या बनता है वो डिपेंड करता है, जैसे कि कोरोना अब रीज़न बन गया, या फिर इंटरेस्ट रेट का बढ़ना रीज़न बन सकता था, कमोडिटी प्राइस का बढ़ना रीज़न बन सकता था। रीज़न कोई भी हो सकता था, लेकिन प्राइस वाइज करेक्शन यूरोपियन मार्केट्स और यूएस मार्केट के अंदर आ सकती थी। एक बार कैक का चार्ट देख लेते हैं। इसने भी बड़ा गैप डाउन किया, काफ़ी नीचे आ चुका है ये। FTSE 100 ये भी काफ़ी नीचे आ चुका है। तो यूरोपियन चार्ट्स काफ़ी नीचे आ चुके हैं। तो एक बार यूएस का डॉ जोन्स देख लेते हैं। डॉ जोन्स के अंदर हमने बात की हुई थी कि एक बार इसने जो सपोर्ट मार्क किया हमने, वहाँ तक ये आ सकता है, और अभी भी इसके पूरे चांसेस हैं कि वहाँ तक आ सकता है। और वहाँ तक अगर ये नहीं भी आता तो एक बार इसे 200 EMA अपना टच करना है, वहाँ पर कंसोलिडेशन होगी, फिर जब ब्रेकआउट आएगा तब हम मान सकते हैं करेक्शन पूरी हो चुकी है।
तो डॉ जोन्स के अंदर करेक्शन बची हुई है। नैस्डैक का चार्ट देख लेते हैं। नैस्डैक के चार्ट में साफ साफ देख सकते हो कि प्राइस काफ़ी टूट चुका है ऊपर से। इसको भी एक बार अपने 200 EM पर आना है, वहाँ पर कंसोलिडेट करना है और तब हम माने करेक्शन पूरी होगी। रसल का चार्ट देख लेते हैं। रसल ये पूरे यूएस के अंदर और यूरोप के अंदर एक ही ऐसा चार्ट है जिसके अंदर टाइम वाइज करेक्शन हो रही है। रसल में मार्च से करेक्शन शुरू हो गई। बीच में इसने रेंज के बाहर जाने की कोशिश की हुई थी। लास्ट टाइम हमने बात की हुई थी कि अगर ये रेंज के अंदर वापस आ जाता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। रेंज की जो लोअर साइड है यानी कि 2100, जब तक ये 2100 का लेवल नीचे से काटता नहीं, नीचे सस्टेन नहीं हो जाता, तब तक हम इसे ब्रेकडाउन नहीं मान सकते। तब तक ये ऊपर ही जाता रहेगा। तो इसके अंदर भी कंसोलिडेशन हो सकती है। 200 EMA पर ये आ चुका है सपोर्ट लेने, वहाँ पर एक कंसोलिडेशन हो सकती है। तो इसके बाद अंदर भी ब्रेकआउट्स आ सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। तो एक बार गोल्ड का चार्ट देख लेते हैं। गोल्ड के चार्ट के अंदर आप साफ साफ देख पा रहे हो कि प्रॉपर एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। अब ये ट्रायंगल ऊपर से क्या ब्रेकआउट आता है या नीचे ब्रेकडाउन आता है, उसके ऊपर हम बाद में देखेंगे। इसके ऊपर एक वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है कि गोल्ड के अंदर ब्रेकआउट आता है या ब्रेकडाउन। लेकिन गोल्ड और सिल्वर का ऊपर जाना इंडेक्स के लिए या स्टॉक मार्केट के लिए काफ़ी अच्छी बात नहीं होती। गोल्ड और सिल्वर के ऊपर जाने में आप मनप्पुरम या फिर मुथूट फाइनेंस, ऐसी कंपनीज आप बोल सकते हो कि इनके स्टॉक ऊपर जा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि इससे इन्फ्लेशन का भी डर रहता है कि इन्फ्लेशन आ सकती है गोल्ड के ऊपर जाने से। तो इसके ऊपर नज़र रखिएगा गोल्ड कैसे परफॉर्म करता है। और गोल्ड काफ़ी टाइम से एक साइडवेज के अंदर खड़ा हुआ है। हालांकि ये ब्रेकडाउन भी कर सकता है, 200 EMA पे आ सकता है, वहाँ पर कंसोलिडेशन हो सकती है और 2-3 साल तक ये कंसोलिडेशन चल सकती है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन गोल्ड अगर ब्रेकआउट कर जाता है यहाँ से, तब ये अच्छी चीज़ नहीं है। थोड़ा सा मार्केट के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। सिल्वर का चार्ट देख लेते हैं। सिल्वर के चार्ट में भी आप साफ साफ देख पा रहे हो कि कंसोलिडेशन हो रही है। हमने जो यहाँ पर एक लाइन मार्क की हुई है ऑलमोस्ट $26 के आसपास, जब तक ये ऊपर नहीं जाता इसके, तब तक सिल्वर का चार्ट काफ़ी वीक है। तो एक बार मंथली चार्ट देख लेते हैं कि मंथली चार्ट से हमें क्या पता लग रहा है। मंथली चार्ट के अंदर आप देख पा रहे हो कि 2011 से अभी तक ये करेक्शन ही कर रहा है। बीच में इसने ब्रेकआउट भी दिया था 2020 के अंदर, लेकिन ये फिर से ऊपर जाके खड़ा हो चुका है। सिल्वर का लॉन्ग टर्म का चार्ट काफ़ी वीक है। हालांकि इसमें ब्रेकआउट भी आ चुका था, लेकिन ब्रेकआउट आने के बाद ये ऊपर फिर से खड़ा हो चुका है। तो ये पॉजिटिव चीज़ नहीं है। अगर ये ब्रेकआउट दे रहा है तो उसके बाद ये सीधा ऊपर जाना चाहिए। वो थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद ये रुक जाता है, तो उसका मतलब है काफ़ी वीकनेस है इसके अंदर। तो इसके ऊपर नज़र रखिएगा कि सिल्वर और गोल्ड, अगर ये दोनों अंडर परफॉर्म करते हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं निकलते हैं और गोल्ड के अंदर जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसका ब्रेकडाउन आ जाता है, तो भी काफ़ी अच्छी बात है स्टॉक मार्केट के लिए। तो एक बार नेचुरल गैस का चार्ट देख लेते हैं। नेचुरल गैस के चार्ट में आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़ी अप मूव भी आ चुकी है और ये इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। ग्लोबली कमोडिटीज़ के प्राइसेस ऊपर जाना अच्छी बात नहीं होती। इससे सिर्फ ये गिनती के लोगों को भी फ़ायदा होता है, लेकिन ओवरऑल मार्केट के लिए ख़राब चीज़ होती है। ब्रेंट क्रूड का चार्ट देख लेते हैं। ब्रेंट क्रूड के चार्ट में काफ़ी बड़ी गिरावट हमें दिखाई दे रही है, एक बड़ी कैंडल दिखाई दे रही है। हालांकि अपने 200 EMA पर आ चुका है सपोर्ट लेने। यहाँ से हम देखेंगे कि ब्रेकआउट आता है या ब्रेकडाउन। एक बार डॉलर इंडेक्स का चार्ट देख लेते हैं। ये डॉलर इंडेक्स का डेली चार्ट है। डेली चार्ट में आप देख पा रहे हो कि ऊपर से काफ़ी बड़ा फॉल आया था। हालांकि यूएस की जो गवर्नमेंट है वो मान रही है कि हम डॉलर इंडेक्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉलर इंडेक्स जैसे ही वीक होने लगता है तब यूएस के अंदर थोड़ी इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आती है, थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है। तब उसको टैकल करने के लिए अब गवर्नमेंट ही कोशिश कर रही है कि थोड़ा सा ये ऊपर चला जाए। तो इसके ऊपर चार्ट में थोड़ा सा नज़र रखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो खुद ही मैनिपुलेट कर रहा है। इंडियन रुपी और डॉलर का चार्ट देख लेते हैं। ये चार्ट काफ़ी वीक है, इसके अंदर फॉल आ सकता है, लेकिन इसके अंदर भी गवर्नमेंट ही इन्फ्लुएंस करी है ज़्यादातर। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि यूएस ने चाइना और इंडिया को दोनों को करेंसी मैनिपुलेटर के लिस्ट में डाल दिया। करेंसी मैनिपुलेटर का मतलब है जो करेंसी खुद ही मैनिपुलेट करते हैं। और साथ ही साथ आईएमएफ ने आरबीआई को बोल दिया था कि आप खुद करेंसी मैनिपुलेट कर रहे हो। जैसा कि आप जानते हो कि इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर है, $650 बिलियन को क्रॉस कर चुका है, वर्ल्ड में 4th नंबर के ऊपर है। लेकिन फिर भी रुपया स्ट्रांग नहीं हो रहा। अब रुपी स्ट्रांग नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि आरबीआई मैनिपुलेट कर रही है। तो एक बार निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। लेकिन निफ्टी का चार्ट देखने से पहले मैं चार्ट के ऊपर एक और चीज़ बता देता हूँ कि कोई भी चार्ट अच्छा और बुरा तभी होता है
जब अच्छे चार्ट और बुरे चार्ट के अंदर बस एक लाइन का फ़र्क होता है। जब तक एक चार्ट एक लाइन के ऊपर है, यानी कि एक सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस या फिर कोई ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज किसी भी एक चीज़ के ऊपर है, तब तक वो चार्ट अच्छा है। और जब वो चार्ट रेजिस्टेंस या सपोर्ट को तोड़ देगा, नीचे आ जाएगा, तब वो चार्ट ख़राब हो जाएगा। तो बस एक लाइन का फ़र्क है चार्ट को ख़राब होने में और अच्छा होने में। निफ्टी के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी का 4 आवर का चार्ट देख लेते हैं। 4 आवर के चार्ट में आप साफ साफ देख पा रहे हो कि अच्छे से ब्रेकडाउन आ चुका है, लेकिन ये ब्रेकडाउन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। नीचे जाना है इसको अच्छे से, तभी हम मान सकते हैं कि ब्रेकडाउन कंफर्म हो चुका है। तो इसके अंदर बस एक लाइन का फ़र्क है, और वो लाइन है 200 EMA 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। जैसे ब्रेकडाउन आएगा, कंफर्मेशन आ जाएगी, नीचे सस्टेन हो जाएगा, तब निफ्टी 1 डे के टाइम फ्रेम पर एंटर कर सकता है। और 1 डे के टाइम फ्रेम पर 200 EMA ऑलमोस्ट 16,150 से लेकर 16,000 पे कैलकुलेट आ रहा है। अगर निफ्टी को वहाँ तक जाना है तो प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंटर करना है। और जैसा कि हमने पहले बात की थी कि निफ्टी टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एंटर कर सकती है, अभी भी हम उसी कैम्प के अंदर है कि निफ्टी टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एंटर कर सकती है, प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंटर नहीं कर सकती। तो अगर प्योरली हम चार्ट के हिसाब से बात करें तो यहाँ से ब्रेकडाउन आ सकता है और निफ्टी 16,000 तक आ सकती है। लेकिन चार्ट को हम नेकेड नहीं देखेंगे, चार्ट को हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी के साथ कंबाइन करके देखेंगे कि कैसी मूवमेंट आ सकती है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी की अगर बात करें तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग तैयार बैठे हैं कि कब ये मार्केट नीचे आती है और कब हम बाय करते हैं। तो यहाँ से मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं आएगी, क्योंकि जैसे ही मार्केट नीचे आएगी, लोग समझ चुके हैं कि जैसे ही कोरोना इंडिया के अंदर आ जाता है, टेम्परेरी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती है काफ़ी अच्छे टाइम से बाद। तो इसके ऊपर नज़र रखिएगा कि काफ़ी नीचे नहीं आ सकता मार्केट, यानी कि प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंटर करना काफ़ी मुश्किल है। तो एक बार निफ्टी का मंथली चार्ट देख लेते हैं। मंथली चार्ट के अंदर आप साफ साफ देख सकते हो कि शूटिंग स्टार तैयार हुआ है। अगर ये शूटिंग स्टार कंफर्म हो जाता है, यानी कि ये वाले जो मंडे और ट्यूसडे, ये 2 दिन बचे हुए हैं और ये पूरा हफ्ता, पूरे हफ्ते में अगर लो भी कट जाता है इस महीने का, तब ये मान सकते हैं कि टाइम वाइज करेक्शन के अलावा प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंटर कर सकती है निफ्टी। और यहाँ से आप चाल देख रहे हो, यानी कि 2020 का जो लो लगा था, वहाँ से लेकर ऊपर तक काफ़ी बड़े बड़े कैंडल्स दिखाई दे रहे हैं। ऊपर ये काफ़ी जा चुका था, तो इसके बाद एक शूटिंग स्टार बनना काफ़ी नेगेटिव बात है। अगर ये शूटिंग स्टार कंफर्म हो जाता है तो इसका मतलब है दिसंबर का पूरा महीना नीचे कट सकता है, और उसका मतलब है प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंटर करना। तो हम ये पहले से बात कर रहे हैं कि प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंटर नहीं कर सकता, और उसके चांसेस काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं जो कि बाय कर लेंगे प्राइस वाइज करेक्शन अगर हो जाती है निफ्टी के अंदर। तो एक बार निफ्टी का डेली चार्ट देख लेता है। डेली चार्ट के अंदर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो सपोर्ट लिया था, उस सपोर्ट में जो कंसोलिडेशन हुई थी, वहाँ तक निफ्टी का सपोर्ट आ सकता है, और 200 में वहाँ पर ही कंसोलिडेट हो रही है। 200 EMA का टोटल अगर वैल्यू आप निकालोगे 1 डे के टाइम फ्रेम पर, तब ये ऑलमोस्ट 16,000 से लेकर 16,150 के बीच में है। और ये जो कंसोलिडेशन हुई है, इस कंसोलिडेशन का हाइयर एंड भी उतना ही है। तब अगर निफ्टी 200 EMA पर आ जाती है कंसोलिडेट करने, तब ये प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंटर करेगा, और प्राइस वाइज करेक्शन होना उतना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर चार्ट में कुछ बदल आ जाता है तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, और जैसे ही चार्ट बदलता है तो हम भी बदल जाएंगे और आपको ही बता देंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ टेलीग्राम चैनल के लिए, उस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर दीजिएगा। मैं बहुत सारे उसमें चार्ट अपडेट करता रहता हूँ। तो एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट है। इसमें आप साफ साफ देख पा रहे हो कि एक एनगल्फिंग कैंडल फॉर्म हुई है, और हमने जो सपोर्ट मार्क की हुई थी उस सपोर्ट तक भी आ सकता है। तो एक बार बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देख लेते हैं। डेली चार्ट के अंदर आप साफ साफ देख पा रहे हो कि 4 आवर के टाइम फ्रेम के नीचे आ चुका है, और 1 डे के टाइम फ्रेम पर अचीव हो सकता है। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पर 200 EMA पर ये सपोर्ट ले सकता है। जैसे ये 200 EMA पर सपोर्ट लेगा, वहाँ पर हम डिसाइड करेंगे कि ब्रेकआउट आता है या ब्रेकडाउन। उसके बाद हमें वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है कि इसके बाद कैसी मूवमेंट आती है, उसके हिसाब से हम एक्ट करेंगे कि ये सपोर्ट तक आ सकता है या यहीं से रिट्रेस कर सकता है। अगर इसने यहाँ से रिट्रेस करने की कोशिश की तो वहाँ पर कंसोलिडेशन काफ़ी बड़ी होगी, और अगर ये सपोर्ट लाइन तक आ गया तो वहाँ पर कंसोलिडेशन नहीं होगी, उसमें वी शेप रिकवरी आ सकती है। तो एक बार निफ्टी आईटी का चार्ट देख लेते हैं। ये निफ्टी आईटी का 3 आवर का चार्ट है। इसमें आप साफ साफ देख पा रहे हो कि 3 बार टॉप लग चुका है, यानी कि यह ट्रिपल टॉप फॉर्म कर रहा है। जैसे ही ब्रेकडाउन आएगा,
एक ब्रेकडाउन के बाद ये नीचे सस्टेन हो जाएगा, तब हम मान जाएंगे कि करेक्शन इसी और बढ़ सकती है। लेकिन एक पॉइंट ये भी है कि निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक ये दोनों अगर एक साथ नीचे जाता है तब निफ्टी भी नीचे आ सकती है, क्योंकि बैंकिंग का वेटेज सबसे ज़्यादा है और आईटी का वेटेज है नंबर 2 पे। तो ये दोनों अगर एक साथ नीचे जाते हैं या एक साथ ऊपर आते हैं तो काफ़ी ख़राब बात है, क्योंकि वैसे ही निफ्टी परफॉर्म करेगी, क्योंकि ये निफ्टी के हैवी वेट है। अगर ये एक साथ नीचे आता है तो निफ्टी प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंटर कर सकती है, जो कि ठीक नहीं है। तो एक को ऊपर जाना है और एक को नीचे आना है, तभी ये बात बनेगी। दोनों एक साथ ना तो ऊपर जा सकते हैं और ना तो नीचे आ सकते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर। तो एक बार निफ्टी ऑटो का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी ऑटो के चार्ट के अंदर यहाँ पर एक कंसोलिडेशन बाकी थी, ये कंसोलिडेशन करने ही वापस आ सकता है। लेकिन ये भी इसी पॉइंट के ऊपर है कि ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पर करेक्शन कर रहा है या 1 डे के टाइम फ्रेम पर एंटर कर सकता है। अगर ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पर करेक्शन कर रहा है तब ये यहीं से संभाल जाएगा, यहीं पर कंसोलिडेशन होगी, फिर ब्रेकआउट आएगा, तब हम मान सकते हैं करेक्शन पूरी हो गई। तो एक बार निफ्टी एनर्जी का चार्ट देख लेते हैं। ये 2 आवर के टाइम फ्रेम पर कंसोलिडेट कर रहा है। कोई भी स्टॉक या इंडेक्स अपने 2 आवर के टाइम फ्रेम पर करेक्शन पूरी करता है तब उस करेक्शन को पूरा होने में मिनिमम 2-2.5 महीने तो लगने ही चाहिए। अगर कोई भी करेक्शन उससे पहले पूरी हो जाती है, कंसोलिडेशन नहीं होती, मूविंग एवरेजेस नज़दीक नहीं आते, तब तक हम इस करेक्शन को वैलिड नहीं मान सकते। करेक्शन तभी वैलिड मान जाएगी जब सारे पॉइंट के ऊपर टिक लग जाएगा। तो इसके ऊपर नज़र रखिएगा कि ऑयल एंड गैस इसके परफॉर्म कर सकता है, रिलायंस की परफॉर्मेंस इससे आ सकती है और रिलायंस का वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही साथ जो गैस सेक्टर के स्टॉक है, यानी कि महानगर गैस, गेल, गुजरात गैस, उनकी भी परफॉर्मेंस इससे आ सकती है। तो एक बार निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस का चार्ट देख लेते हैं। ये निफ्टी फिनसर्व का 1 डे का चार्ट है। इसमें आप देख सकते हो कि मार्च से लेकर अभी तक करेक्शन चल रही है। हालांकि इसने हायर हाई भी लगाया था, थोड़ा ऊपर भी निकल सकता था, लेकिन हम करेक्शन फिर भी यहीं से गिरेंगे, क्योंकि करेक्शन का एक्चुअल स्टार्ट वहाँ से हुआ है, ना कि यहाँ से। ये भी 1 डे के टाइम फ्रेम पर आ सकता है करेक्शन को पूरी करने में, वहाँ पर कंसोलिडेशन हो सकती है और तब हम मान सकते हैं करेक्शन पूरी हो चुकी है। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस दोनों ही वीक सेक्टर है लॉन्ग टर्म के लिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटो, मेटल, ये सब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यानी कि बैंकिंग और फाइनेंशियल्स काफ़ी अंडर परफॉर्म कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटो सेक्टर दोनों ही आउट परफॉर्म कर सकते हैं। और एक इंडेक्स देख लेते हैं, यानी कि निफ्टी एफएमसीजी। ये निफ्टी एफएमसीजी का 4 आवर का चार्ट है। इसमें आप देख सकते हो कि साफ साफ ब्रेकडाउन आ चुका है, वहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा था, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन भी आ चुका है। तो ये भी साफ है कि ये 1 डे के टाइम फ्रेम पर कंसोलिडेट कर सकता है। 1 डे का टाइम फ्रेम का चार्ट देख लेते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम पर ये 200 EM पर आ सकता है कंसोलिडेट करने, वहाँ पर कंसोलिडेशन होगी और ब्रेकआउट आएगा, तब हम मान सकते हैं करेक्शन पूरी हो गई। हालांकि ऊपर आप देख सकते हो कि डबल टॉप फॉर्मेशन हुई है, और जहाँ पर 200 EM कैलकुलेट हो रहा है वहाँ पर ये वाला सपोर्ट भी है। तो ये सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और कोई भी स्टॉक या इंडेक्स 1 डे के टाइम फ्रेम पर कंसोलिडेट करता है या 1 डे के टाइम फ्रेम पर करेक्शन पूरी करता है, तब उस करेक्शन को पूरी होने में मिनिमम 6-8 महीने लगने चाहिए। अब 6-8 महीनों का मतलब ये है कि टाइम वाइज करेक्शन अगर ज़्यादा होती है तो प्राइस कम गिरेगा, और अगर प्राइस वाइज करेक्शन ज़्यादा होती है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। यानी कि आप देख सकते हो कि साफ साफ रेंज के अंदर कोई स्टॉक खड़ा हुआ है तो उसके बाद टाइम काफ़ी लग सकता है, क्योंकि प्राइस नीचे नहीं आता। और कोई भी स्टॉक में अगर फॉल आता है ज़्यादा, तब उसमें टाइम कम लग सकता है और प्राइस वाइज करेक्शन ज़्यादा हो सकती है। इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि ये टाइम वाइज करेक्शन और प्राइस वाइज करेक्शन दोनों में एंटर कर सकता है। 1 डे के टाइम फ्रेम पर आ सकता है, वहाँ पर कंसोलिडेशन हो सकती है, और तभी हम मान सकते हैं करेक्शन पूरी हो गई। अभी तक इसमें बहुत करेक्शन बाकी हुए हैं, तो एफएमसीजी स्टॉक भी अंडर परफॉर्म कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के अंदर भी और लॉन्ग टर्म के अंदर भी। एक बार निफ्टी मेटल का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी मेटल के ऊपर हमने डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ था कि यहाँ से मेटल ब्रेकआउट आता है या ब्रेकडाउन करता है। तो ये ब्रेकडाउन तो कर चुका है, ऑलमोस्ट कंफर्म भी हो चुका है। लेकिन हम बाहर का कॉपर का एक बार चार्ट देख लेते हैं। कॉपर के चार्ट में आप साफ साफ देख पा रहे हो कि एक बार इसे वापस आना है 200 EM पर कंसोलिडेट करने। तो कॉपर के अंदर थोड़ी सी जगह बची हुई है, तो कॉपर यहाँ से नीचे आ सकता है। और अगर मेटल इंडेक्स यहाँ से नीचे आ जाता है, 1 डे के टाइम फ्रेम पर कंसोलिडेट कर जाता है, तब इसमें सिर्फ प्राइस वाइज करेक्शन नहीं बढ़ेगी, प्राइस और टाइम दोनों ही इन्वॉल्व होंगे। यानी कि टाइम और लग सकता है करेक्शन को पूरा होने में। तो मेटल भी उसी जगह पर खड़ा हुआ है, यहाँ से ब्रेकआउट करता है
या ब्रेक डाउन करता है, उसके ऊपर हम नज़र रखना है। इसी वीडियो के अगले पार्ट के अंदर यानी कि स्टॉक वाले पार्ट में हम मेटल स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करेंगे और आपको बता देंगे कि मेटल के अंदर आपको कौन कौन से स्टॉक के ऊपर ध्यान रखना है, जिससे हमें पता लगे कि ब्रेक डाउन करते हैं या ब्रेक आउट करते हैं। तो मेटल, ऑटो, निफ्टी ये सब उसी जगह पर खड़े हुए हैं जहाँ से ब्रेकआउट करते हैं या ब्रेक डाउन करते हैं। यानी कि अगर यही से संभल जाते हैं तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक ये कंसोलिडेशन हो सकती है और ब्रेकआउट आ सकता है। 2-3 महीने के अंदर करेक्शन पूरी हो सकती है। लेकिन अगर ये ब्रेक डाउन कर जाते हैं 16,000 से लेकर 16,150 तक हमें पॉइंट्स दिखाई दे सकते हैं। तो इसके ऊपर नज़र रखना है कि कैसे परफॉर्म करता है आने वाले टाइम में। तो एक बार स्टॉक के ऊपर नज़र रखते हैं कि स्टॉक कैसे परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम एशियन पेंट का चार्ट देखेंगे। ये एशियन पेंट का 4 आवर का चार्ट है। इसमें आप साफ साफ देख पा रहे हो कि कंसोलिडेशन हो रही है 200 EMA और 50 EMA के बीच में। कंसोलिडेशन एक्चुअली जून से स्टार्ट हुई है, ना कि अक्टूबर से जहाँ पर टॉप लगा है। जून से हम करेक्शन को मानेंगे, जहाँ से अपमूव भी आ सकती है, लेकिन अपमूव हम तभी मानेंगे जब कंसोलिडेशन होगी, ब्रेकआउट आएगा और ये वाला हाई कटेगा। और अगर ये वाला हाई नहीं कटता, अगर इसे और करेक्शन बढ़ानी है अपनी, तब ये करेक्शन बढ़ा सकता है 1 डे के टाइम फ्रेम पर। तो इसका 1 डे का चार्ट देख लेते हैं। 1 डे के चार्ट के अंदर 200 EMA काफ़ी दूर है। अगर ये वहाँ तक आ जाता है तो टाइम वाइज करेक्शन और प्राइस वाइज करेक्शन दोनों ही इंक्रीज़ हो सकती है। टाइम भी ज़्यादा लेगा और प्राइस भी ज़्यादा लेगा। तो ये काफ़ी ख़राब चीज़ है। यहीं पर अगर कंसोलिडेट कर देता है तब ये काफ़ी अच्छा है। तो एशियन पेंट के बाद बर्जर पेंट का चार्ट देख लेते हैं। बर्जर पेंट के अंदर टाइम वाइज करेक्शन हो रही है, ये प्राइस वाइज करेक्शन नहीं है, पूरी तरह से टाइम वाइज करेक्शन है। 2021 के स्टार्टिंग से ही करेक्शन कर रहा है। करेक्शन के अंदर मूविंग एवरेज स्क्वीज हो चुका है। हालांकि अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये 200 EMA के नीचे आ चुका था, वहाँ से ब्रेकडाउन भी कर सकता था। लेकिन अगर ये नीचे सस्टेन हो जाता था तब हम मान सकते हैं कि 1 वीक के टाइम फ्रेम पर ये करेक्शन पूरी कर रहा है। लेकिन नीचे नीचे सस्टेन नहीं हुआ, नीचे इसने फिर से कैंसिल कर दी और 200 EMA और 50 EMA के बीच में कंसोलिडेट करने आ सकता है। तो इसके ऊपर नज़र रखें कैसे परफॉर्म करता है। एक्जो नोबेल का चार्ट देख लेते हैं। एक्जो नोबेल का चार्ट काफ़ी वीक है अगर हम बाकियों से कंपेयर करें तो, क्योंकि ये करेक्शन अभी 2018 से कर रहा है। हालांकि 2021 में टॉप लगा था, 2 बार इसने अपना हायर हाई टच कर चुका है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट आ सकता है, यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन मार्क की हुई है वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। जैसे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आएगा हम मान सकते हैं ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आ चुका है और उसके बाद जो मूविंग एवरेजेस स्क्वीज हो चुके हैं उसका भी ब्रेकआउट आ सकता है। तो इसके ऊपर नज़र रखें कैसे परफॉर्म करता है। तीनों ही पेंट स्टॉक काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे रिटर्न भी दे सकते हैं। हालांकि अब पी रेशो थोड़ा हाई दिखाई दे सकता है, लेकिन इन स्टॉक के ऊपर कैश काफ़ी रहता है, कैश रिच स्टॉक्स होते ही है, तो पी हाई हो सकता है, लेकिन फिर भी इसके अंदर वैल्यू काफ़ी छुपी होती है। और पेंट सेक्टर हमेशा अच्छे से परफॉर्म करता रहा है और एशियन पेंट्स हालांकि लीडर स्टॉक है। अगर आपको इनमें से कोई भी स्टॉक लेना है तो एशियन पेंट को आप प्रीफर कर सकते हो। मैं सिर्फ इस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बोल रहा हूँ। बाकी आपको किसी भी स्टॉक के अंदर बाई या सेल साइड बनाना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। तो एक बार रियल इस्टेट का चार्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम डीएलएफ का चार्ट देखेंगे। डीएलएफ के चार्ट के अंदर आप साफ साफ देख सकते हो 2008 में जो फॉल आया था उसके बाद ये नीचे आ चुका था और ये नीचे ही टिका रहा, नीचे उतने बाद में ऊपर नहीं गया। हालांकि जो लिस्टिंग हुई थी वो काफ़ी महंगे वैल्यूएशन पे हुई थी, उस टाइम बबल फॉर्म हुआ था, तो उस टाइम वैल्यूएशंस के हिसाब से काफ़ी हाई था, लेकिन फिर भी इसने अमाउंट रेज कर लिया। लेकिन जो टॉप लगा उसके बाद फॉल आया तो वो प्राइस अभी तक रिकवर नहीं हुई। तो इसके ऊपर नज़र रखिए कि आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और जो इसका ऑल टाइम हाई है यानी कि 1200 के आसपास, वो हाई भी आ सकता है कुछ ही टाइम के अंदर। हालांकि ये छोटे टाइम फ्रेम के अंदर करेक्शन कर रहा है, तो इसके लिए एक बार इसका 1 डे का चार्ट देख लेते हैं। 1 डे के चार्ट के अंदर आप साफ साफ देख पा रहे हो कि डबल टॉप फॉर्म हुआ है। अगर ये 200 पे आ जाता है कंसोलिडेट करने तो अभी हम इसे बाय करेंगे, अभी तक हम इसे बाय नहीं कर सकते। हालांकि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है तब ये काफ़ी अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें अंडर परफॉर्मेंस हो चुकी है और अब जाकर ये आउट परफॉर्म कर सकता है बाकी इंडेक्स को। कोल्टे पाटिल का एक बार चार्ट देख लेते हैं। ये इसका वीकली चार्ट है। तो वीकली चार्ट के अंदर 2018 के अंदर करेक्शन स्टार्ट हो गई, नीचे भी आ चुका, मूविंग एवरेजेस स्क्वीज कर दी इसने, और उसके बाद हमने जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था इसका, वो रेजिस्टेंस जैसे ही पार हुआ, रेजिस्टेंस के बाद ब्रेकआउट आ चुका था। लेकिन जैसे इसके अंदर ब्रेकआउट आया, निफ्टी के अंदर करेक्शन स्टार्ट हो गई।
तो जैसे ही निफ्टी के अंदर करेक्शन स्टार्ट हो गई, ये ऊपर जाके खड़ा हो चुका है। तो एक बार इसका 4 आवर का चार्ट देख लेते हैं। 4 आवर के चार्ट के अंदर आप साफ साफ देख पा रहे हो कि 200 पर सपोर्ट ले रहा है, वहाँ पर कंसोलिडेट हो सकता है। और कोई भी स्टॉक अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम पर कंसोलिडेट कर रहा है, तब उस करेक्शन को पूरा होने में मिनिमम 4-5 महीने भी लगने चाहिए, या उससे थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है। उससे थोड़ा कम लगना पॉसिबल नहीं है और हम इसे वैलिड भी नहीं मान सकते। लेकिन अगर 4 महीने से थोड़ा ज़्यादा लगते हैं, 6-8 महीने भी लग जाता है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तब तक मूविंग एवरेजेस काफ़ी स्क्वीज़ हो जाएंगे। तो अगर ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेट कर जाता है, तो यहाँ से और 2 महीने भी लग सकते हैं कंसोलिडेशन पूरा होने में। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसे बाय करना चाहते हो, तब आप इसे अभी भी बाय कर सकते हो। 2 महीने अगर कोई भी रिटर्न नहीं देता, तब आप इसे होल्ड कर सकते हो, तो बाय कर सकते हो। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है, तब कोई सही टाइम नहीं है। चाहे तो अभी बाय कर सकते हो या 2 महीने बाद भी बाय कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस सेम रहेगा, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, वो रेजिस्टेंस अब सपोर्ट की तरह काम कर रही है। तो एक बार ब्रिगेड एंटरप्राइजेस का चार्ट देख लेते हैं। इसमें भी 2008 में फॉल आ चुका था, 2020 में कोविड का भी फॉल हो चुका था, लेकिन अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। इसका आईपीओ थोड़ा सा लेट आया था, तो इसमें वैल्यूएशन उतनी नहीं मिली थी, लेकिन डीएलएफ को काफ़ी वैल्यूएशन मिल चुकी थी। जब डीएलएफ का टॉप लग रहा था, तब डीएलएफ की वैल्यूएशन उस टाइम पूरे हेल्थ केयर सेक्टर के बराबर थी। अब एक स्टॉक की वैल्यूएशन पूरे सेक्टर के बराबर हो रही है, तो इसका मतलब काफ़ी ओवर वैल्यूड है। लेकिन यही चांस नहीं है, अगर कोई भी आपको रिलायंस जैसा या टीसीएस जैसा स्टॉक दिखाई देता है जिसका मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा है, उसका अगर वैल्यूएशन इतना ज़्यादा होता है, तब वो बुरी बात नहीं है। लेकिन ये वैल्यूएशन जो 2008 में हुई थी, वो काफ़ी अनरियलिस्टिक थी। तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर जा चुका है, वहाँ पर जाके कंसोलिडेट कर रहा है, जैसे कि बाकी रियल एस्टेट कंपनीज कर रहे हैं। तो एक बार पीरामल एंटरप्राइजेस का चार्ट देख लेते हैं। ये पीरामल एंटरप्राइजेस का 4 आवर का चार्ट है। इसमें आप साफ साफ देख पा रहे हो कि ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पर नीचे आ चुका है, लेकिन अभी तक हम इसे ब्रेकडाउन नहीं मान सकते। जैसे ही और थोड़ा नीचे आ जाता है, सस्टेन हो जाता है, तब हम इसे ब्रेकडाउन मान सकते थे। लेकिन अगर यहाँ पर सस्टेन नहीं हो जाता, थोड़ा नीचे आ जाता है, तब ये अपने 1 डे के टाइम फ्रेम पर करेक्शन पूरी कर सकता है। तब इसका 1 डे का चार्ट भी देख लेते हैं। 1 डे के चार्ट के अंदर काफ़ी बड़ी रेड कैंडल बनाई हुई है इसने। तो ये 1 डे के चार्ट पे अगर आ जाता है, तो अपने 200 ईमी पर आ जाएगा सपोर्ट को पूरा करने। वहाँ पर कंसोलिडेशन होगी और वहाँ पर ब्रेकआउट आएगा। तो रियल एस्टेट के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर करेक्शन बाकी है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसको हम इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए ले सकते हो कि आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और जैसे ही निफ्टी के अंदर करेक्शन पूरी हो जाएगी, रियलिटी स्टॉक के अंदर भी करेक्शन पूरी हो सकती है। तो इसके अंदर जैसे ही ब्रेकआउट आता है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो एक बार एयरटेल का चार्ट देख लेते हैं। एयरटेल का चार्ट काफ़ी स्ट्रांग है अगर हम बाकियों से कंपेयर करें। हालांकि अगर निफ्टी अब टॉप से गिनो तो काफ़ी नीचे आ चुका है, लेकिन एयरटेल ज़्यादा नीचे नहीं आया, ये ऊपर ही टिका कर खड़ा हुआ है। अगस्त 2022 के अंदर ये अपने 1,500 का भी टारगेट अचीव कर सकता है, इसके भी पूरे पूरे चांसेस हैं। तो अगर आपने इसे लॉन्ग टर्म के लिए अभी तक बाय नहीं किया, तब इसे बाय कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। हालांकि मैंने पहले ही अपडेट दिया हुआ था कि जैसे ही इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट आएगा, तब हम इसे बाय कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। तब किसने किसने एयरटेल अपने बाय किया हुआ है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि किसने किसने बाय किया। एक बार टाइटन का चार्ट देख लेते हैं। यह टाइटन का 3 ईयर का चार्ट है। इसमें भी करेक्शन हो रही है, इसको भी एक बार अपने 200 पर आना है, सपोर्ट लेना है। वहाँ पर हम डिसाइड करेंगे कि कैसी मूवमेंट आती है इसके अंदर। अवंती फीड का चार्ट देख लेते हैं। ये अवंती फीड का वीकली चार्ट है। 2018 से अभी तक ये कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे इसके अंदर ब्रेकआउट आएगा, मैं अपने अपडेट कर दूंगा। और ये लास्ट टाइम है जब मैं अवंती फीड के ऊपर बात कर रहा हूँ। इसके ऊपर हम नेक्स्ट डिस्कशन कभी करेंगे जब इसमें ब्रेकआउट आ जाएगा या फिर उसके आसपास होगा। वाटर बेस का चार्ट देख लेते हैं। ये भी वाटर बेस का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट के अंदर ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था और ट्रायंगल का ब्रेकडाउन भी आ चुका है। ब्रेकडाउन में अच्छे से दो दो कैंडल फॉर्म हुए इसके अंदर। तो इसका जो ये वाला लो लगा था मार्च 2020 में कोविड के फॉल के टाइम, ये लो भी आ सकता है, लेकिन उसके बीच में बहुत सारे सपोर्ट भी आ सकते हैं। तब हम इसे अभी बाय नहीं करेंगे। जैसे इसका ये वाला ब्रेकआउट आता है, ये वाली रेजिस्टेंस लाइन पार होती है, तभी हम इसे बाय करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी। बॉम्बे बुल मार्क यानी कि बीबीटीसी का चार्ट देख लेते हैं। ये इसका वीकली चार्ट है। अब ये वीकली चार्ट के अंदर कंसोलिडेशन कर रहा है।
या फिर मंथली के अंदर एक्सपांड कर सकता है करेक्शन को, उसके ऊपर एक कन्फ्यूजन बाकी है। तो पहले इसका वीकली चार्ट देख लेते हैं। वीकली चार्ट के अंदर 2018 से अभी तक कंसोलिडेट कर रहा है, नीचे भी आ चुका ही है। लेकिन अगर ये ब्रेकडाउन नहीं होता, यहीं से ब्रेकडाउन कैंसिल हो जाता है, तब तो ये ऊपर निकल जाएगा और ये रेजिस्टेंस भी पार कर सकता है। लेकिन अगर इसकी करेक्शन बढ़ानी हो तो ये मंथली टाइम फ्रेम पर आ जाएगा करेक्शन को पूरी करने। तो एक बार इसका मंथली चार्ट देख लेते हैं। मंथली चार्ट के अंदर ये 2018 से कंसोलिडेट कर रहा है। अगर मंथली चार्ट के अंदर 100 EMA पर भी आ जाता है कंसोलिडेट करने, तब भी हम इस करेक्शन को पूरी तरह से वैलिड मान सकते हैं। अगर कोई भी स्टॉक मंथली टाइम फ्रेम पर 100 EMA पर आ जाता है कंसोलिडेट करने और कंसोलिडेशन 100 EMA और 50 EMA के बीच में हो जाती है, तब भी हम उस करेक्शन को वैलिड मान सकते हैं। और कोई भी मंथली टाइम फ्रेम पर करेक्शन पूरी करता है, तब वो करेक्शन 8 साल, 10 साल, 12 साल या फिर 15 साल भी हो सकती है। तो काफ़ी बड़ी करेक्शन के अंदर ये एंटर कर सकता है अगर ये करेक्शन यहाँ से बढ़ाता है तो। यच लिमिटेड का चार्ट देख लेते हैं। ये भी एक प्रॉपर एग्जांपल है कि मंथली चार्ट के अंदर कैसी करेक्शन एंटर करता है। 2008 में जो फॉल आया था, वहाँ से हम करेक्शन गिनेंगे और वहाँ से ऑलमोस्ट 13 साल हो चुके हैं करेक्शन को पूरा किए हुए। तो 13 साल की करेक्शन पूरी हो चुकी है मंथली टाइम फ्रेम पर। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग चार्ट है, यहाँ से ऑलमोस्ट ये काफ़ी अच्छी रिटर्न दे सकता है। लेकिन बुल मार्केट अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। बुल मार्केट ये तभी स्टार्ट होगी ये जब ये 210 का हाई लगा था, वो हाई कटेगा, तभी हम मान सकते हैं कि इसकी बुल मार्केट स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन ये डाउन मूव जो हमें दिखाई दे रही है, वो डाउन मूव तो ख़त्म हो चुकी है और जैसे इसके अंदर ब्रेकआउट आएगा, तब हम मान सकते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म हुआ है। कप एंड हैंडल पैटर्न काफ़ी अच्छा पैटर्न होता है। अगर आप ब्रेकआउट्स देखना चाहते हो, वहाँ से हम गिनेंगे कितनी साल की करेक्शन पूरी हो सकती है। अगर ये 2022 के एंड में ब्रेकआउट दे देता है, तब उस करेक्शन को काफ़ी बड़ी हो चुकी है करेक्शन, यानी कि ऑलमोस्ट 14 साल की करेक्शन हो सकती है। 14 साल की करेक्शन कोई भी स्टॉक पूरी करता है, तो उसके बाद जो मूव आती है, वो भी काफ़ी बड़ी होती है। तो इसके ऊपर हम नज़र रखेंगे इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। टाटा स्टील, उसका चार्ट देख लेते हैं। टाटा स्टील ने 200 EMA पर सपोर्ट ले लिया है। सपोर्ट के बाद ही कंसोलिडेट कर सकता है। हालांकि अभी इसने कंफर्म कर दिया कि 1 डे के टाइम फ्रेम पर 200 EMA पर आ रहा है कंसोलिडेट करने, और उस करेक्शन को काफ़ी बड़े टाइम लग सकता है। 50 EMA और 200 EMA के बीच में कंसोलिडेशन होगी, ब्रेकआउट आएगा, मूविंग एवरेजेस स्क्वीज हो जाएंगी, तभी हम मानेंगे करेक्शन पूरी हो चुकी है। और उस करेक्शन को पूरी होने में मिनिमम यहाँ से 2-3 महीने भी और लग सकते हैं। तो करेक्शन काफ़ी लंबी चल सकती है। तो इसके ऊपर टाइम वाइज करेक्शन है। अगर यहाँ से करेक्शन बढ़ाता है और ज़्यादा, तब ये टाइम वाइज करेक्शन बढ़ाएगा। प्राइस वाइज करेक्शन पूरी हो चुकी है ऑलरेडी। एक बार सेल का चार्ट देख लेते हैं। ये सेल का मंथली चार्ट है। 2008 के अंदर फॉल आ गया, वहाँ से करेक्शन स्टार्ट हो गई, 200 EMA के नीचे आ चुका है ये, और ये मंथली टाइम फ्रेम के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। मंथली टाइम फ्रेम के अंदर आप देख सकते हो कि मूविंग एवरेजेस बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ हो चुका है। यहाँ के बाद एक ब्रेकआउट पे आ गया और ब्रेकआउट के बाद थोड़ा ऊपर भी निकल चुका है और ऊपर जाने का फिर से करेक्शन स्टार्ट कर दी। इसका मतलब है ये जो बड़ी करेक्शन कर रहा था, यानी कि 2008 में जो करेक्शन स्टार्ट हुई थी, वो बड़ी करेक्शन पूरी कर चुका है। लेकिन बड़ी करेक्शन पूरी करने के बाद छोटी करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। तो एक बार इसका मंथली चार्ट के बाद डेली चार्ट देख लेते हैं। डेली चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि मई से लेकर अभी तक ये कंसोलिडेट कर रहा है। हालांकि इसकी कंसोलिडेशन थोड़ी सी बाकी है, लेकिन इस कंसोलिडेशन की जैसे ही पूरी हो जाएगी, तब हम मान सकते हैं करेक्शन पूरी होगी। JSW का चार्ट देख लेते हैं। JSW का चार्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अगर हम बाकियों से कंपेयर करें तो, क्योंकि ये लीडर स्टॉक भी है। टाटा स्टील के बाद इसका प्रॉफिट ही सबसे ज़्यादा होता है मेटल सेक्टर के अंदर। JSW स्टील के अंदर भी 50 EMA और 200 EMA के बीच में कंसोलिडेशन हो सकती है। उसके बाद ब्रेकआउट भी आ सकता है और हम इसे बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी। और ये जो हाई लगा है JSW स्टील के अंदर ऑलमोस्ट 770 के आसपास, वो हाई भी कर सकता है काफ़ी अच्छे से और काफ़ी कम टाइम के अंदर। JSW स्टील एंड PWR यानी कि जिंदल स्टील का चार्ट देख लेते हैं। इसमें हालांकि आप देख सकते हो कि ब्रेकडाउन हो चुका है, लेकिन ये ब्रेकडाउन प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं है। अगर ये यहीं से कैंसिल हो जाता है, ये वाला लो नहीं कटता, तब हम मान सकते हैं कि ब्रेकडाउन कैंसिल हो चुका है और ये ऊपर निकल सकता है। उसके बाद इसके अंदर 50 EMA और 200 के बीच में कंसोलिडेशन हो सकती है। तो इस कंसोलिडेशन को पूरा होने में और 2-3 महीने लग सकते हैं। JSW स्टील को भी और 2-3 महीने लग सकते हैं। टाटा स्टील को भी और 2-3 महीने लग सकते हैं। तब हम ये पूरी तरह से मान सकते हैं कि करेक्शन को पूरा होने में
और 2-3 महीने बचे हुए हैं खास मेटल सेक्टर के अंदर, और उसके हिसाब से निफ्टी मेटल भी परफॉर्म कर सकता है और कॉपर के अंदर भी थोड़ी जगह बची हुई है। तो मेटल सेक्टर का कंक्लूजन यही है कि थोड़ा टाइम और लग सकता है, यानी कि 2-3 महीने और लग सकते हैं करेक्शन को पूरा होने में। लेकिन जैसे ही करेक्शन पूरी हो जाती है, मेटल सेक्टर काफ़ी बड़े रिटर्न्स दे सकता है, क्योंकि पहले इसने काफ़ी बड़ी अंडर परफॉर्मेंस की हुई थी। अगर आप टाटा स्टील का लॉन्ग टर्म का चार्ट देखो तो 2008 का जो ब्रेकआउट आया था, यानी कि 2008 में जो हाई लगा था, उसका ब्रेकआउट 2021 में आ चुका है। वैसे हिंदाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील हालांकि थोड़ा ऊपर आ चुका है, लेकिन हिंदाल्को का ब्रेकआउट उसी टाइम आया, वेदांता का ब्रेकआउट उसी टाइम आया। तो मेटल स्टॉक काफ़ी बड़े टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है। मेटल स्टॉक के अंदर अभी मूव आ सकती है, तो इसके ऊपर नज़र रखना है हमें कि कैसे परफॉर्म करता है। हिंदुस्तान कॉपर का चार्ट देख लेते हैं। हिंदुस्तान का कॉपर का चार्ट काफ़ी स्ट्रांग है। अगर हम सेल का कंपेयर करें तो सेल का लाइफ टाइम हाई अभी भी काफ़ी दूर है। ये हिंदुस्तान कॉपर के साथ भी सेम सिचुएशन है, उसका भी लाइफ टाइम हाई काफ़ी दूर है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि सेल को और हिंदुस्तान कॉपर को डिसइन्वेस्टमेंट करना है, तो इसका माल काफ़ी जल्दी बिक सकता है, क्योंकि मेटल सेक्टर अप ट्रेंड के अंदर है। प्राइवेट लोग इसे आसानी से खरीद सकते हैं। इसमें भी मूविंग एवरेजेस स्क्वीज़ हो चुके हैं डेली टाइम फ्रेम पर। मूविंग एवरेजेस का स्क्वीज़ होना काफ़ी बड़ी बात होती है करेक्शन को पूरा होने के अंदर। इसे हम मेन रिवर्शन और मेन डेविएशन कह सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले अदानी पोर्ट का स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं। अदानी पोर्ट्स 1 डे के टाइम फ्रेम पर कंसोलिडेट कर रहा है। ये भी प्रॉपर टाइम वाइज करेक्शन है, प्राइस वाइज करेक्शन नहीं है। इसके अंदर मार्च से लेकर अभी तक कंसोलिडेशन हो रही है। इसको भी अपने एक बार 200 में वापस टेस्ट करना है। थर्मैक्स का चार्ट देख लेते हैं। थर्मैक्स की चर्चा हमने पहले भी की हुई थी कि ये मार्च से लेकर नवंबर तक कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर आप इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट देखो तो लॉन्ग टर्म का चार्ट एल.एन.टी के से एकदम सिमिलर दिखाई देगा, यानी कि एल.एन.टी का और थर्मैक्स का चार्ट लॉन्ग टर्म के अंदर काफ़ी सेम है। इसके अंदर ब्रेकआउट भी आ चुका है, ऊपर भी निकल चुका है ये, और वहाँ पर जाके ऊपर एक खड़ा हो चुका है। तो इसने मीडियम टर्म की जो करेक्शन है, यानी कि मार्च से लेकर नवंबर तक करेक्शन कर रहा था, वो करेक्शन तो पूरी हो चुकी है। लेकिन एक बार ये छोटी करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है, यानी छोटी करेक्शन 15 मिनट या 30 मिनट या उससे भी छोटे टाइम फ्रेम पर हो सकती है। 1 घंटे के नीचे के टाइम फ्रेम पर जो भी करेक्शन होती है उसे हम छोटी करेक्शन मान सकते हैं। और अगर आपको इंट्राडे में काम करना है तब आप 15 मिनट की कैंडल यूज़ कर सकते हो। 15 मिनट के कैंडल पे कैसी करेक्शन पूरी होती है वैसे आप ट्रेड ले सकते हो। तो एक बार एल.एन.टी का भी चार्ट देख लेते हैं। एल.एन.टी का चार्ट अगर आप शॉर्ट टर्म में देखो थर्मैक्स से कंपेयर करने के लिए तो काफ़ी स्ट्रांग है। एल.एन.टी थोड़ा सा ऊपर भी आ चुका है, लेकिन ऊपर के आने के बाद कंसोलिडेशन और थोड़ा सा नीचे भी आ चुका है। ऑलमोस्ट इसने 1980 का लेवल पार किया हुआ था, और वहाँ से अब ये थोड़ा नीचे आ चुका है ऑलमोस्ट 1800 के नीचे। तो यहाँ से अगर ये नीचे आ जाता है तो अपने 100 EMA को पार करने के बाद 200 EMA पर आ सकता है, जो कि यहाँ से काफ़ी दूर है, ऑलमोस्ट 1560 के आसपास। तो इसके ऊपर नज़र रखिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छे स्टॉक है दोनों। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी दे सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर आपको देखना है कि कहाँ पर इसे बाय करना है, और जहाँ पर जो सभी सही प्राइस मिलती है तभी हम इसे बाय करेंगे। एनसीसी का चार्ट देख लेते हैं। एनसीसी का चार्ट काफ़ी स्ट्रांग है। ये भी मार्च से लेकर अभी तक कंसोलिडेशन कर रहा है। कंसोलिडेशन के अंदर ब्रेकआउट भी आ सकता है, और अभी इसके चांसेस दिखाई दे रहा है कि करेक्शन पूरी हो सकती है इसके अंदर। तो करेक्शन के अंदर ध्यान रखेंगे कि कैसे इसमें ब्रेकआउट आता है, और हम इसे बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी। एबीबी इंडिया का चार्ट देख लेते हैं। यह इसका मंथली चार्ट है। 2008 में जो फॉल आया था वहाँ से लेकर अभी तक कंसोलिडेशन कर रहा है। ब्रेकआउट भी आ चुका है ऑलमोस्ट 1600 के आसपास। उसके बाद थोड़ा ऊपर भी निकल चुका है। तो ऊपर जाने के बाद ये वापस थोड़ा सा खड़ा हो चुका है। बड़ी करेक्शन जो कर रहा था 13 साल की करेक्शन, वो करेक्शन तो पूरी हो चुकी है, लेकिन बाद में छोटी करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। तो एक बार इसका 2 आवर का चार्ट देख लेते हैं। 2 आवर के चार्ट में आप देख सकते हो कि बीच में कंसोलिडेशन हुई थी सितंबर के स्टार्टिंग से लेकर अक्टूबर के एंड तक, यानी कि ऑलमोस्ट 2 महीने करेक्शन कर रहा था, वो भी 2 आवर के टाइम फ्रेम पर। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी स्टॉक 2 आवर के टाइम फ्रेम पर करेक्शन कर रहा है तब 2-3 महीने लग सकते हैं करेक्शन को पूरा होने में। तो ये कंसोलिडेशन भी पूरी हो सकती है, और यहाँ से ऊपर भी निकल चुका था, लेकिन ऊपर जाने के बाद निफ्टी नीचे आ चुके हैं। निफ्टी के अंदर करेक्शन स्टार्ट हो गई, तो इसमें भी और करेक्शन हो सकती है। इसके अंदर और करेक्शन बाकी नहीं है, यानी कि प्राइस अगर नीचे नहीं जाना
तो यहीं पर कंसोलिडेट कर देगा और 1.5-2 महीने और करेक्शन पूरी हो जाएगी और उस करेक्शन को हम पूरी तरह से वैलिड भी मान जाएंगे। तो इंडेक्स को और स्टॉक को तभी कंपेयर करके देख सकते हो, अगर इंडेक्स में यहाँ से टाइम वाइज करेक्शन की बजाय प्राइस वाइज करेक्शन और बढ़ जाती है तब स्टॉक के अंदर भी करेक्शन आ जाएगी। अगर इंडेक्स यहाँ से 1000 पॉइंट गिर गया और स्टॉक ज़रा भी नहीं गिरे तब ये पॉसिबल नहीं है। इंडेक्स गिरेगा, इंडेक्स से 1000 पॉइंट गिरेगा तब स्टॉक के अंदर भी करेक्शन बढ़ सकती है। और स्टॉक के अंदर बस प्राइस वाइज करेक्शन नहीं बढ़ेगी, स्टॉक के अंदर प्राइस वाइज करेक्शन के साथ टाइम वाइज करेक्शन भी बढ़ सकती है। यानी कि यहाँ से टाइम भी ज़्यादा लगा सकता है और प्राइस भी नीचे ज़्यादा तोड़ेगा। तो इसके ऊपर हम नज़र रखिएगा, इसे वेट एंड वॉच कीजिए कि इंडेक्स कैसे परफॉर्म करता है। ये वाला हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इंडेक्स के लिए भी और स्टॉक्स के लिए भी। अगर यहाँ से इंडेक्स चला जाता है ऊपर तब हम मान सकते हैं कि जो फर्स्ट फेज़ है टाइम वाइज करेक्शन के अंदर, यानी कि जो फॉल वाला फेज़, वो फेज़ पूरा हो चुका है। फर्स्ट फेज़ के अंदर हर एक स्टॉक गिरता है, हर एक स्टॉक का मतलब हर एक स्टॉक, हर एक सेक्टर के अंदर। और अभी आप देख चुके हो कि हर एक स्टॉक गिर रहा भी है। और जो सेकंड फेज़ है उसके अंदर कुछ स्टॉक बढ़ते रहता है, कुछ गिरते रहते हैं, कुछ जो बहुत टाइम से करेक्शन कर रहे हैं, जैसे कि हम टायर की बात करें, ऑटो सेक्टर या मेटल, उनके ऊपर करेक्शन या तो बढ़ सकती है, करेक्शन ख़त्म हो सकती है। मेटल के अंदर अगर करेक्शन बढ़ती है तो करेक्शन पूरी तरह से टाइम वाइज करेक्शन होगी, क्योंकि प्राइस वाइज करेक्शन ये पूरी कर चुके हैं और टाइम वाइज करेक्शन पूरी कर सकते हैं। तो उसके ऊपर नज़र रखिए कि इंडेक्स कैसे परफॉर्म करता है, उसके रिलेटेड बाकी स्टॉक या इंडेक्स परफॉर्म कर सकते हैं। आने वाले जो 2-3 महीने हैं, यानी कि दिसंबर का महीना और जनवरी का महीना, उन दोनों के महीने के अंदर को पैसा बचा के रखना है, यानी कि पैसा खोना नहीं है। ये 2-3 महीने के अंदर नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी निकलते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2022 जो कि गोल्डन ईयर साबित हो सकता है, उसके अंदर काफ़ी अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं आपको। तो उसके ऊपर अब नज़र रखिएगा और पैसा बचा के रखना है, पैसा खोना नहीं है इस टाइम। अगर आप पैसा यहाँ पर नहीं खोते, पैसा बचा के रखते हो, नो प्रॉफिट नो लॉस में निकलते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 2022 का साल काफ़ी गोल्डन ईयर साबित हो सकता है, काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकते हैं आपको। और वो साल आने से पहले ये करेक्शन आना भी ज़रूरी है। यदि हम बियर को भी पैसा नहीं देंगे तो बाद में वो पैसा खो नहीं सकते, तो बाद में वो पैसा खो सकते हैं थोड़े से जोड़ने के बाद। तो इसलिए अभी पैसा उनको देना ज़रूरी है। बुल मार्केट को ज़िंदा रखने के लिए बियर की भी ज़रूरत होती है, इससे हमें ये बात पता लगती है। तो अभी तो हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये करेक्शन टाइम वाइज करेक्शन होगी, प्राइस वाइज करेक्शन नहीं होगी। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर काफ़ी लोग इसे बाय कर लेंगे और काफ़ी लोग टूट पड़ेंगे बाय करने के लिए। तो ये ख़राब चीज़ होगी बुल मार्केट के लिए। अगर लोग यहाँ से बाहर रहते हैं, अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा और नीचे आ जाए, थोड़ा नीचे आ जाए, और कुछ लोग 15,000 का एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 10,000 के लेवल देख रहे हैं, तो ये काफ़ी गलत चीज़ है। 10,000 का लेवल आप मान सकते हो कि ये आपकी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं आने वाला। ऑलमोस्ट ये पूरे चांसेस हो सकते हैं, वैसे तो होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट पूरे चांसेस है कि 10,000 का लेवल कभी नहीं आने वाला। और जो 7,500 का लो आपने देख लिया, वो लो आप बस एक ही बार देख सकते हो लाइफ टाइम के अंदर, जो कि आपने देख लिया, वापस आपको देखने नहीं मिलेगा। तो उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। एक बार और स्टॉक के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए एक बार शुगर स्टॉक के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। शुगर स्टॉक के अंदर सबसे पहले बलरामपुर चीनी का चार्ट देखेंगे। ये बलरामपुर चीनी का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि 50 EMA और 200 EMA के बीच में कंसोलिडेशन हो रही है। हालांकि करेक्शन मई से स्टार्ट होगी, लेकिन करेक्शन हम टॉप से नहीं गिनेंगे, करेक्शन एक्चुअल मई से स्टार्ट हो गई। और बीच में जो आप देख रहे हो वो रनिंग करेक्शन है, यानी कि थोड़ा सा ऊपर भी निकल चुका है और नीचे भी आ चुका है, फिर ऊपर नीचे फिर नीचे। और बाद में जो फॉल आया था, उस फॉल ने कंफर्म कर दिया कि 1 डे के टाइम फ्रेम पर करेक्शन पूरी कर रहा है। और 1 डे के टाइम फ्रेम पर 200 EMA 50 EMA के बीच में कंसोलिडेशन हो सकती है। कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आ सकता है और इस ब्रेकआउट का आने में 2-3 महीने और लग सकते हैं, यानी कि 2-3 महीने की करेक्शन बची हुई है। अगर ये करेक्शन यहाँ से बढ़ती भी है तब ये करेक्शन टाइम वाइज करेक्शन बढ़ाएगा, प्राइस वाइज करेक्शन पूरी हो चुकी है। बाकी शुगर स्टॉक देख लेते हैं। सबसे पहले अवध शुगर का चार्ट देख लेते हैं। ये भी करेक्शन को पूरी कर रहा है, कंसोलिडेशन हो रही है, मूविंग एवरेजेस स्क्वीज हो चुके हैं और मूविंग एवरेजेस स्क्वीज होने के बाद ब्रेकआउट भी आ सकता है। अवध शुगर का चार्ट थोड़ा सा स्ट्रांग है अगर हम बाकियों से कंपेयर करें तो, क्योंकि अवध शुगर 4 आवर के टाइम फ्रेम पर कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेशन पूरी हो चुकी है, ब्रेकआउट किसी भी दिन आ सकता है। जैसे ही ट्रेंड लाइन कटेगी हम मान जाएंगे ब्रेकआउट आ चुका है और एक अच्छे कैंडल और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ। लेकिन ब्रेकआउट को 4 आवर के टाइम फ्रेम पर नहीं देखना,
ब्रेकआउट आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पर देखना है और वॉल्यूम, आरएसआई ये सब भी आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पर ज़्यादा अच्छे से दिखाई देंगे। मगध शुगर के चार्ट देख लेते हैं। मगध शुगर के चार्ट के अंदर थोड़ी सी कंसोलिडेशन बची हुई है। कंसोलिडेशन 1 डे के टाइम फ्रेम पर हो सकती है। हालांकि ये स्टॉक उतना बड़ा नहीं है, ज़्यादा मार्केट कैप नहीं है इस स्टॉक का, लेकिन उसके ऊपर भी आप नज़र रखिएगा कि कैसे परफॉर्म करता है। इसे बाय करने की या सेल करने की थोड़ी ज़रूरत नहीं है, इसे बस ये वॉच कर सकते हो। अगर आपको शुगर स्टॉक के अंदर पोजीशन बनानी है तो बलरामपुर चीनी, अवध शुगर काफ़ी अच्छे स्टॉक है, और धामपुर शुगर। तो एक बार धामपुर शुगर का भी चार्ट देख लेते हैं। धामपुर शुगर के अंडर 1 डे के टाइम फ्रेम पर कंसोलिडेशन हो रही है। हालांकि अभी तक इसने 200 EMA को टच नहीं किया, तो एक बार इसे टच करना है 200 EMA को, वहाँ पर कंसोलिडेशन होगी तो इसको भी 2-3 महीने लग सकते हैं। तो शुगर स्टॉक का कंक्लूजन ये है कि मगध शुगर, धामपुर शुगर और बलरामपुर चीनी, इन दोनों के अंदर कंसोलिडेशन बाकी है, और जो अवध शुगर है उसके अंदर कंसोलिडेशन पूरी हो चुकी है, क्योंकि अवध शुगर में टाइम फ्रेम थोड़ा सा छोटा था और बाकियों में टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा था, यानी कि 4 आवर का और 1 डे का टाइम फ्रेम। तो कंसोलिडेशन जैसे ही पूरी होती है बाकी 3 स्टॉक के अंदर, आप इसे बाय कर सकते हो और काफ़ी अच्छी पोजीशन बना सकते हो। तो इंश्योरेंस के 2 कंपनीज़ के चार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले HDFC लाइफ इंश्योरेंस का चार्ट देख लेते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हो कि ब्रेकडाउन हो चुका है, लेकिन ब्रेकडाउन ये कंफर्म नहीं हुआ। अगर ये कैंसिल हो जाता है कुछ ही दिन के अंदर, तब हम मान सकते हैं ब्रेकडाउन नकली था और ये कैंसिल हो चुका है। तो उसकी हम नज़र रखें कैसे परफॉर्म करता है। ICICI लोम्बार्ड का चार्ट देख लेते हैं। इसके अंदर ही ब्रेकडाउन हो चुका है, लेकिन ये ब्रेकडाउन तभी तक कंफर्म नहीं होगा जब तक ये नीचे सस्टेन नहीं कर जाता। जाने के लिए तो कहीं भी जा सकती है मार्केट, लेकिन जब तक सस्टेन नहीं हो जाता तब तक हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कंफर्म नहीं मान सकते। ICICI प्रूडेंशियल का भी चार्ट देख लेते हैं। ये अपने 200 पे सपोर्ट ले रहा है 1 डे के टाइम फ्रेम पर। इसमें भी कंसोलिडेशन हो सकती है। अगर ये करेक्शन यहाँ से नहीं बढ़ाना, यहीं पर करेक्शन ख़त्म करनी है, तब यहाँ पर कंसोलिडेशन हो सकती है। और अगर करेक्शन बढ़ती है तब ये करेक्शन और कहाँ पर बढ़ सकती है, वीकली टाइम फ्रेम पर। तो वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे कि यहाँ से वेट एंड वॉच करेंगे कि यहाँ से करेक्शन बढ़ती है या फिर यहीं पर ख़त्म होती है। रिलायंस का एक बार चार्ट देख लेते हैं। ये रिलायंस का 4 आवर का चार्ट है। इसमें आप देख सकते हो कि 200 पे सपोर्ट ले रहा है। हालांकि थोड़ा सा नीचे जा चुका है, लेकिन नीचे सस्टेन नहीं हुआ, वापस इसे कैंसिल कर दी। तो कैंसिल करने के बाद ये कंसोलिडेशन हो सकती है यहाँ पर, और उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट जब भी आएगा तब हम उसे बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है, और आप इसे ट्रेडिंग स्टॉक की तरह भी बाय कर सकते हो। एक बार महानगर गैस का चार्ट देख लेते हैं। महानगर गैस काफ़ी वीक होता जा रहा है। ये इसका वीकली टाइम फ्रेम पे है। ऑलमोस्ट 1200 के लेवल पे ब्रेकआउट आ सकता है, लेकिन अगर ये और नीचे आ जाता है तो 773 पे सपोर्ट मौजूद है। अगर ये वहाँ पर आ जाता है तब हम इसे बाई कर सकते हैं, और अगर ये ब्रेकआउट भी आ जाता है 1200 के आसपास, तब भी हम इसे बाई कर सकते हैं। इसकी भी चर्चा हम बाद में करेंगे, बाद में कैसी मूवमेंट आती है। गुजरात गैस का चार्ट देख लेते हैं। इसके अंदर भी कंसोलिडेशन हो रही है, अगस्त से लेकर अभी तक ये करेक्शन कर रहा है। इसको अपने 200 EMA पे वापस आना है, करेक्शन को पूरा करने। 200 EMA को भी टच करेगा, वहाँ पर कंसोलिडेशन होगी, और तभी हम मान सकते हैं करेक्शन पूरी हो चुकी है। गेल का चार्ट देख लेते हैं। गेल का हम सबसे पहले मंथली चार्ट देखेंगे। मंथली चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि जो 2008 में जो फॉल आया था, वहाँ से लेकर अभी तक ये कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन अभी तक पूरी नहीं हुई, और बुल मार्केट अभी तक स्टार्ट नहीं हुई, तो काफ़ी बड़ी करेक्शन ये कर चुका है। तो बड़ी करेक्शन के बाद बड़ी उपमूव भी आती है। तो एक बार इसका 1 डे का चार्ट देख लेते हैं। 1 डे के चार्ट के अंदर ये ब्रेकडाउन कर चुका है। तो 1 डे के चार्ट में ब्रेकडाउन हो चुका है, तो भाई अगले टाइम फ्रेम पर कर सकता है अपनी करेक्शन पूरी। और अगर अगला टाइम फ्रेम यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तब ये करेक्शन और नहीं बढ़ने वाली, यहीं पर करेक्शन ख़त्म हो सकती है। तब हम गैस सेक्टर के ऊपर नज़र रखेंगे कि कैसे परफॉर्म करते हैं। कैस्ट्रॉल का चार्ट देख लेते हैं। ये कैस्ट्रॉल का वीकली चार्ट है। 2015 से लेकर अभी तक ये करेक्शन कर रहा था, काफ़ी नीचे आ चुका है। जैसे ही 176 का लेवल पार होगा एक अच्छे कैंडल के साथ, तब हम इसे बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है। हालांकि यह ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, इसके अंदर ज़्यादा लिक्विडिटी होती नहीं, ज़्यादा बड़ी स्प्रेड नहीं होती, तो इसको आप ट्रेडिंग के लिए बाय मत कीजिएगा। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए या इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए बाय करना चाहते हो, तब ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है। BPCL का चार्ट देख लेते हैं। ये BPCL का वीकली चार्ट है। हालांकि थोड़ा नीचे आ चुका है, गवर्नमेंट ने पूरा प्लान बना चुका है इसे डिस इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बीच में इसका डिविडेंड भी आया था ऑलमोस्ट 60 रुपये के आसपास, तो इसमें काफ़ी बड़े कैश भी निकाल चुके हैं गवर्नमेंट। तो इसके अंदर डिस इन्वेस्टमेंट के पूरे पूरे चांसेस हैं।
इसके ऊपर नज़र रखेंगे कि जैसे ही 550 का लेवल पार होगा तभी हम इसे बाय करेंगे। डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर हम नज़र तो रखेंगे, लेकिन ये कोई बाय करने के लिए, सेल करने के लिए क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया हमेशा हमारा चार्ट रहेगा। जैसे ही चार्ट परफॉर्म करेगा तो उसके हिसाब से हम रिएक्ट करेंगे, ना कि किसी न्यूज़ के ऊपर। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि जैसे ही 550 के लेवल के ब्रेकआउट आएगा, ऑल टाइम हाई इसका कटेगा, तब भी हम इसे बाय करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी। तो एक बार सिम्फनी का चार्ट देख लेते हैं। ये सिम्फनी का मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट के अंदर करेक्शन कैसी पूरी होती है, ये इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। यहाँ पर इसने कंसोलिडेशन पूरी कर दी। 2015 के अंदर करेक्शन स्टार्ट हो चुकी है। हालांकि टॉप थोड़ा सा ऊपर लग चुका है, लेकिन करेक्शन हम फिर भी यही से मानेंगे कि यहाँ से जो ऊपर गया था वो भी ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया, और बीच में जो फॉल भी काफ़ी बड़ा आ गया। तो एक्चुअल में करेक्शन का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ना कि ये वाला पॉइंट। तो करेक्शन के अंदर 50 EMA और 100 EMA के बीच में कंसोलिडेशन हो सकती है, इसका ब्रेकआउट आ सकता है। मंथली टाइम फ्रेम पर आने वाला ब्रेकआउट काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है ब्रेकआउट आने के लिए। टाइम तो ये पहले लगा चुका है, यानी काफ़ी टाइम तो बीता चुका है, लेकिन करेक्शन अभी भी पूरी नहीं हुई। अभी ये भी कंसोलिडेट कर रहा है 50 EMA और 100 EMA के बीच में। जैसे ये कंसोलिडेशन पूरी होगी, मंथली कैंडल के क्लोजिंग के बेसिस के ऊपर हमें ट्रेड लेना है, ना कि किसी ट्रेड के ऊपर जाके थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, बीच में भी कहीं ट्रेड नहीं लेना। जब कैंडल पूरी फॉर्म हो जाएगी मंथली टाइम फ्रेम पर, तभी हम इसे बाई या सेल कर सकते हैं।